हे दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? न्यूज़ हेडलाइंस या फिर वही पुरानी भारी भरकम बातें? आज उन सीरियस बातों को थोड़ा साइड रखते हैं। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसी जगह जिसे द लैंड ऑफ मिस्ट्री एंड ब्यूटी कहा जाता है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, दूसरी तरफ गहरा नीला समंदर और बीच में ऐसी पहाड़ियाँ जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के सेट जैसी लगती हैं। ये जगह जितनी बड़ी है उतनी खूबसूरत भी, लेकिन बलूचिस्तान सिर्फ मैप पर एक बड़ा सा टुकड़ा नहीं है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोग, उनके पास सुनाने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो चलो आज थोड़ा करीब से जानते हैं बलूचिस्तान को। देखिए, बलूचिस्तान कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यह ईरानियन प्लेटो के ईस्टर्न साइड पर बसा एक बहुत बड़ा इलाका है। मजे की बात यह है कि यह सिर्फ एक देश में नहीं है। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो आधा हिस्सा ईरान के पास, जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। और हाँ, इसका थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी जुड़ता है। लेकिन आज बलूचिस्तान दुनिया भर की खबरों में क्यों रहता है? उसका कारण है पॉलिटिक्स और इसकी लोकेशन। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त से ही वहाँ काफ़ी उथल पुथल रही है। एक तरफ वहाँ के अपने मसले हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की मदद से वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे ग्वादर पोर्ट बना रहा है। पर यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ आज भी शांति और डेवलपमेंट के बीच एक बड़ी जंग चल रही है। सिंपल शब्दों में कहें तो बलूचिस्तान आज दुनिया की उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ से बड़े देशों की पावर पॉलिटिक्स गुजरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सब इस बंजर जमीन के पीछे क्यों पड़े हैं? तो बहुत सारा खेल है समुद्र के रास्तों का। बलूचिस्तान में एक जगह है ग्वादर। चीन यहाँ करोड़ों डॉलर लगा रहा है ताकि उसे समंदर के रास्ते एक शॉर्टकट मिल सके, लेकिन इंडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। ग्वादर से बस थोड़ी ही दूर ईरान वाले बलूचिस्तान में भारत ने बनाया है चाबहार पोर्ट। और अच्छी खबर यह है कि ये पोर्ट अब तैयार है और काम कर रहा है। भारत इसके जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपना सामान पहुंचा रहा है। यानी यह एक तरफ से इंडिया का जवाब है ग्वादर को। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान वाला जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वो ईरान के लिए थोड़ी सिरदर्दी बना रहता है। क्यों? क्योंकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी देश है, लेकिन वहाँ का ये इलाका सुन्नी मेजॉरिटी है। इस वजह से वहाँ अक्सर बेचैनी रहती है और कभी कभी दूसरे देश इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ गड़बड़ करने की कोशिश भी करते हैं। तो सोचिए, एक तरफ ट्रेड की होल्ड लगी है और दूसरी तरफ मजहब और पॉलिटिक्स का प्रेशर। बलूचिस्तान वाकई में एक ग्लोबल चेसबोर्ड बन गया है। अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा इलाका आखिर बट कैसे गया और यहाँ के लोग आए कहाँ से? सच कहूँ तो बलूचिस्तान के बारे में बहुत कम लिखा गया है। ये बेचारे हमेशा से दो बड़े साम्राज्यों, एक तरफ पर्शियन और दूसरी तरफ इंडियन एम्पायर के बीच फंसा रहा। अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की तरह बलूचिस्तान ने भी इन दोनों ताकतों के बीच की खींचतान झेली है। लेकिन एक बड़ा फर्क था, अफगानिस्तान के पास तो ऊंचे पहाड़ थे जो उनकी रक्षा करते थे, पर बलूचिस्तान के पास ऐसा कोई कुदरती कवच नहीं था। नतीजा, यह इलाका हमेशा से थोड़ा नेग्लेक्टेड रहा और लोगों ने इसका बस फायदा ही उठाया। अब बात करते हैं यहाँ के रहने वालों की, यानी बलूच लोगों की। ये लोग ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं और बलूची भाषा बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, इनकी भाषा ना तो पड़ोसी पश्तो से मिलती है और ना ही फारसी से। रिसर्चर्स कहते हैं कि बलूची भाषा असल में कुर्दिश भाषा के सबसे करीब है, जो नॉर्थ ईस्ट ईरान की तरफ बोली जाती है। तो ये लोग बलूचिस्तान पहुँचे कैसे? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जानता कि ये लोग कब और कैसे सफ़र तय कर यहाँ तक आए। है ना हैरानी वाली बात। अब अगर हम बहुत पुराने समय यानी एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो बलूचिस्तान कभी बड़े बड़े पर्शियन और इंडियन एम्पायर्स का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त यहाँ हिंदू, बुद्धिस्ट और पारसी धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते थे। लेकिन बलूचिस्तान के इतिहास में एक बहुत ही खतरनाक पहचान मिली एक मशहूर राजा की वजह से, और वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। हुआ ये कि जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था तो उसने बलूचिस्तान के तपते रेगिस्तानों से गुजरने का फैसला किया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस तपती गर्मी और प्यास की वजह से उसके हजारों सैनिकों की जान चली गई। तब से इस इलाके को एक बहुत ही मुश्किल और हॉस्टाइल जगह माना जाने लगा। फिर वक्त बदला और 600 एडी के आसपास इस्लाम का दौर शुरू हुआ। उस वक्त बलूचिस्तान, जिसे तब मकरान के नाम से जाना जाता था, सिंध के राय डायनेस्टी के कंट्रोल में था। 644 एडी में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ रासिल कहते हैं। यहाँ अरब सेनाओं ने जीत हासिल की और मकरान यानी आज का बलूचिस्तान धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ा। अब सवाल यह है कि आज जो बलूच लोग हम देखते हैं वो वहाँ पहुँचे कैसे? 11वीं सदी के आसपास जब सेंट्रल एशिया के सेलुज तर्क्स ने हमला किया तो ईरान के खानाबदोश कबीले अपनी जान और मवेशियों को बचाने के लिए ईस्ट की तरफ भागने लगे। उनके लिए बलूचिस्तान का सूखा इलाका कोई मुसीबत नहीं था, बल्कि एक सेफ जगह
था, क्योंकि वहां कब्जा करने कोई नहीं आ रहा था। ब्राहुई नाम का एक ग्रुप सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट होकर वहां पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि इनकी भाषा द्रविडियन है, जो हमारे साउथ इंडिया की भाषाओं जैसी लगती है। इन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर वहां रहना शुरू किया और धीरे धीरे अपने छोटे छोटे किंगडम बना लिए। फिर आया 1500 का दौर, जब बलूचिस्तान फिर से दो बड़े खिलाड़ियों के बीच बट गया। एक तरफ ईरान का सफाविद एम्पायर और दूसरी तरफ भारत का मुगल एम्पायर। मुगलों के लिए बलूचिस्तान कभी बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उन्होंने वहाँ के लोकल राजाओं को ही राज करने दिया। इसी से जन्म हुआ खानत ऑफ कलात का, जिसने सदियों तक वहाँ अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन यहाँ एक मजेदार फैक्ट है जो शायद ही किसी को पता हो। 1783 में कलात के खान ने ग्वादर का पोर्ट तोहफे में ओमान के सुल्तान को दे दिया था। जी हाँ, वही ग्वादर जिस पर आज चीन का कब्जा है, वह काफ़ी समय तक ओमान का हिस्सा रहा। पाकिस्तान को इसे पाने के लिए 1958 में ओमान को मोटी रकम देकर खरीदना पड़ा था। सोचिए, एक गिफ्ट ने इतिहास ही बदल दिया था। तो ओमान के उस गिफ्ट वाली बात के बाद अब कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की। 18वीं सदी में जब मुगल और फारसी साम्राज्य कमजोर हुए तो बलूचिस्तान थोड़े समय के लिए आज़ाद कबीलों और रियासतों यानी प्रिंसिपैलिटीज का एक ग्रुप बन गया। इनमें सबसे पावरफुल थी कलात की रियासत, लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चली। 1839 में अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान जाते वक्त कलात पर हमला कर दिया और वहां अपना एक पसंद का राजा बिठा दिया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान के उत्तरी हिस्सों जैसे क्वेटा पर सीधा कब्जा कर लिया। उसी दौरान ईरान ने भी अपने साइड के बलूचिस्तान को वापस जीत लिया। फिर 1870 के आसपास अंग्रेज़ों और ईरानियों ने मिलकर एक लाइन खींच दी, वही लाइन जो आज पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो कहा जाता है कि कलात के राजा पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ जुड़ने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन आखिर 1955 तक कलात पूरी तरह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आज लोग कहते हैं कि बॉर्डर बलूच लोगों को दो हिस्सों में बांटता है, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 500 सालों से यह इलाका ऐसे ही अलग अलग ताकतों के बीच बटा हुआ है। दुख की बात यह है कि चाहे वह ईरान हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ के बलूच लोगों को अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुर्द या पश्तून के मुकाबले इनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए इनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। तो ये थी बलूचिस्तान की वो कहानी जो हम मैप्स और न्यूज़ में अक्सर नहीं दिखाई जाती है। एक ऐसी ज़मीन जो खूबसूरत भी है, रहस्यमय भी है, जिसके सीने में इतिहास के कई घाव भी दबे हुए हैं। इतिहास की उन उलझी हुई गलियों से बाहर निकलें तो एक और सवाल आता है कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया की सुपर पावर्स यहाँ दिलचस्पी ले रही हैं? जवाब है कुदरती खजाना। जी हाँ, बलूचिस्तान को अगर सोने की चिड़िया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऊपर से भले ही सूखा और पथरीला लगे, लेकिन इसके ज़मीन के नीचे वो कीमती चीज़ें छिपी हैं जो किसी भी देश की किस्मत बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल गैस की। बलूचिस्तान की सुई नाम की जगह से इतना गैस निकलता है कि दशकों से पाकिस्तान के घरों और इंडस्ट्रीज़ का चूल्हा जल रहा है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब दुनिया को पता चला यहाँ के गोल्ड और कॉपर के बारे में। बलूचिस्तान में रेको डिक नाम की एक जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े अनटैप्ड गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स माने जाते हैं। मतलब इतना सोना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा यहां क्रोमाइट, कोयला, जिप्सम और जेमस्टोन्स की भी भरमार है। पर विडंबना देखिए, जिस मिट्टी के नीचे अरबों का खजाना दबा है, वहाँ के आम लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि बलूचिस्तान एक अमीर ज़मीन है जहाँ गरीब लोग बसते हैं। तो दोस्तों, ये है बलूचिस्तान, एक ऐसी जगह जो कुदरती खूबसूरती से भरी है, जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है और जिसका इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। पर आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि यहाँ कितना सोना है या कौन सा देश वहाँ पोर्ट बना रहा है। असली सवाल ये है कि क्या वहाँ के आम बलूच लोगों को कभी वो हक और पहचान मिलेगी जिसके वो हकदार हैं? क्या बलूचिस्तान के बच्चे अपनी मिट्टी के खजाने का फ़ायदा उठा पाएंगे या फिर इलाका हमेशा सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का एक मैदान बनकर रह जाएगा? इतिहास गवाह है कि किसी भी ज़मीन की असली कीमत वहाँ के पत्थरों या सोने से नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की खुशहाली से होती है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें बलूचिस्तान से ऐसी खबरें मिलें जो हिंसा या पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि तरक्की, अमन और वहाँ के शानदार कल्चर की हो। आपको बलूचिस्तान की इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी? ओमान वाला गिफ्ट या फिर वो द्रविडियन भाषा वाला कनेक्शन? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।